Assalamu alaikum class 8. Welcome to the 11th lecture of science. I'm your teacher Sarah Nadeem. I hope you all are fine. In today's lecture we're going to continue chapter number 2, cell division, and the topics we're going to study are basis of heredity and Watson and Crick model of DNA. हमने प्रीवियस लेक्चर तक हमने सेल डिवीजन कंप्लीट कर ली थी, माइटोसिस मियोसिस पढ़ लिया था, माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस पढ़ा। माइटोसिस बेसिक सेल्स के डिवीजन के लिए यूज होता है, एंड मियोसिस जो है जिसमें 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं एक क्रोमोसोम से, और जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं एक पेरेंट सेल से, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो भी हाफ होते हैं मियोसिस में देखा, जो कि बेसिकली हमने देखा था गैमीट्स में होती है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनमें होती है। फिर हमने देखा हेरिडिटी के बारे में, देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स उस ट्रांसमिशन को हेरिडिटी कहते हैं, और जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं उनको हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। फिर हमने देखा वेरिएशन के बारे में, पढ़ा कि कुछ हमारे पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में और पेरेंट्स में कुछ जो डिफरेंसेस होते हैं उनको वेरिएशंस कहते हैं। आज हमने देखना है बेसिस ऑफ हेरिडिटी में कि बेसिकली हेरिडिटी की रीजन क्या होती है, वो क्या चीजें होती हैं जिनकी बेसिस पे, जिनकी वजह से हेरिडिटी ये ट्रांसमिशन हो रही होती है कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। और वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए में हम देखेंगे कि मॉडल डीएनए किस तरह का होता है, डीएनए की क्या स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, वो देखेंगे। एंड द पेज नंबर्स विल बी पेज नंबर 23, रिमेनिंग हाफ हमने पढ़ना है, देन पेज नंबर 24 है, एंड देन पेज नंबर 25 का फर्स्ट टॉपिक है। ओके, सो बेसिस ऑफ हेरिडिटी हम सबको कहते हैं, पता ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब सबसे पहले बेस ऑफ हेरिडिटी में जो पॉइंट आता है, दैट इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन। के जो बेसिक फिजिकल, जो कि एक फिजिकल, जो एक हेरिडिटी का जो एक करेक्टर होता है, जो जिसकी वजह से हेरिडिटी हो रही होती है, वो जीन्स होते हैं। फंक्शनल यूनिट किस तरह से कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रही होती है, ट्रांसमिशन हो रही होती है कैरेक्टरिस्टिक्स की पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो जो ट्रांसमिशन करवा रहा होता है वो बेसिकली जीन्स होते हैं। तो जीन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हेरिडिटी में। आप समझ लें, जो भी हेरिडिटी हो रही है, जो भी हेरिडिटी जो एक पार्ट करा रहा होता है, ट्रांसमिशन जो करा रहा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स के पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में, वो क्या है? जीन, फिजिकली भी और फंक्शनल भी, के फंक्शनिंग जो सारी कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, जीन्स क्या होते हैं? एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। जीन्स बेसिकली एक तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें, जो आगे फर्दर प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिनको प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स आप लोग को आइडिया होगा, हमें बॉडी में बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, बहुत ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होती हैं बहुत सी जगह पे। तो जीन्स भी जो है, जीन्स को आप कह सकते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, वो पार्ट जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस आगे फर्दर मॉलिक्यूल्स बनाती हैं जिनको प्रोटीन्स कहते हैं। ओके, जीन्स ने, ठीक है, क्या करना होता है? प्रोटीन्स बनाना होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जीन्स अकर इन पेयर्स, के जीन्स जो होते हैं हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ओके, जितने भी जीन्स होंगे हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होंगे। देन उसके बाद एवरी हेरिडिटरी करेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल टॉलनेस, ड्वार्फनेस, आई कलर, फ्री ईयरलोब, अटैच्ड ईयरलोब एक्सेट्रा, इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स। अब यहाँ पे इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बात की हुई है, हर हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो भी हेरिडिटरी करेक्टर होता है जो एक ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि हमने पिछले एक्टिविटी की हुई थी जिसमें हमने हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स देखी थी अपनी, फिर देन फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, देन ग्रैंड पेरेंट्स की। उसमें हमने हेयर देखे थे, स्ट्रेट था, कर्ली, देन आई कलर, कम्प्लेक्शन, और फिर हाइट देखी थी। ये हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स थी। सो बेसिकली यहाँ पे जैसे टॉलनेस हो गई, ड्वार्फनेस हो गई, कि हाइट छोटा होना, कद लंबा होना टॉलनेस, हाइट कम होना, छोटा होना तो ड्वार्फनेस। देन आई कलर, फिर फ्री या अटैच्ड ईयरलोब्स, ईयरलोब्स जो कान के जो कान फ्री हैं या अटैच्ड हैं वो ईयरलोब्स, ये सारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं। और ये कंट्रोल कौन कर रहा होता है? पेयर ऑफ जीन्स। हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक पेयर ऑफ जीन्स होते हैं। सपोज टॉलनेस के लिए एक पेयर ऑफ जीन्स होगा। ओके, इसी तरह ड्वार्फनेस के लिए दूसरा पेयर, इसी तरह आई कलर के लिए तीसरा पेयर, इस तरह फ्री या अटैच्ड ईयरलोब्स के लिए तीसरा तीसरा पेयर ऑफ जीन। तो इस तरह से जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए एक एक पेयर ऑफ जीन्स होगा। ओके, जो कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा होगा। फिर अब ये पेयर बनता कैसे है? एक पेयर जो होता है, ठीक है, जो पेयर में एक जीन जो होता है मेल पेरेंट से आता है, फादर से आता है, जबकि दूसरा जो मेंबर होता है वो फीमेल पेरेंट से आता है। ठीक है, जो कि मदर होती है। तो पेयर किस तरह बन रहा है?
एक जीन कहाँ से आ रहा है, फादर से, और दूसरा जीन कहाँ से आ रहा है, मदर से। ओके, इस तरह से एक पेयर बनता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि बेसिकली जीन्स हमारी बॉडी में फिजिकली होते कहाँ पर हैं, ठीक है। इनके बेसिस हमें तो पता चल गया कि हेरिडिटी को कंट्रोल जीन्स कर रहे हैं, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन्स बना रहे होते हैं, हमेशा हर करेक्टरिस्टिक के लिए एक अलग पेयर होता है। लेकिन बेसिकली हमारी बॉडी में होते कहाँ पे हैं जीन्स? जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? जीन्स एक तरह से डीएनए में पाई जाते हैं। डीएनए की हमने पढ़ा था शुरू में, यू नीड टू नो बॉक्स में, जो शुरू में फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के डीएनए के बारे में पढ़ा था। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, और बेसिकली जीन्स जो होते हैं डीएनए में पाए जाते हैं, सेक्शंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। और ये हमने पढ़ा था कि बेसिकली शुरू से उस वाले लेक्चर में जाए तो हमने पढ़ा था क्रोमोसोम्स दो चीजों पे कंसिस्ट कर रहा होता है। एक होता है उसका, एक तो डीएनए होता है और दूसरा हमने पढ़ा था प्रोटीन होता है। इन दो चीजों पे कंसिस्ट कर रहा होता है एक क्रोमोसोम, ठीक है। अब हम ये फर्दर देख रहे हैं, उसको फर्दर एक तरह से क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं डीएनए की, कि डीएनए में फर्दर आगे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, ठीक है। जीन्स बेसिकली कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, डीएनए के ऊपर। फिर as different sections of DNA, genes are a set of information for the development of different characters in an organism. DNA is called hereditary material. डीएनए को जो हेरिडिटरी मटेरियल कहा जाता है, सबसे पहले तो इन जीन्स की वजह से ही कहा जाता है, क्योंकि वो जीन्स ही अंदर है, वो मेन पार्ट होते हैं डीएनए में जो कि हेरिडिटरी मटेरियल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जो डिफरेंट डीएनए के सेक्शंस होते हैं ना, जैसे एक डीएनए के सपोज 10 सेक्शंस है, एक सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, तो उसके जो 10 सेक्शंस होंगे 10 हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम कर रहे होंगे। हर वो जो 10 डिफरेंट हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एक हो सकता है टॉलनेस हो, एक हो सकता है आई कलर हो, एक हो सकता है हेयर कलर हो। तो इस तरह से जीन्स इस तरह से डीएनए में होते हैं और हर सेक्शन एक एक जीन्स के पास होता है। हर सेक्शन में डिफरेंट कोई ना कोई हेरिडिटरी कैरेक्टर होता है ऑर्गेनिज्म का। ओके, देन फर्दर अब आ गए हम क्रोमोसोम्स पे, ठीक है। अभी हमने जीन्स की बात की, जीन्स से डीएनए पे आए, डीएनए से अब हम आगे आ रहे हैं क्रोमोसोम्स पे, देखिए ठीक है। हम लोग स्मॉलेस्ट पार्ट से आगे क्रोमोसोम की तरफ जा रहे हैं। तो क्रोमोसोम के बारे में भी हमने शुरू में पढ़ा था। बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस ऑफ सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी हम वैसे पढ़ चुके हैं बेसिक चीजें। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जो डिफरेंट चीज है, दे अपेयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। डिस्टिंक्ट मतलब एक डिफरेंट, एक स्पेसिफिक और एक खास एक स्ट्रक्चर जो बनते हैं ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। के क्रोमोसोम्स जो है यूजुअली जिस तरह की हमने एक फॉर्मेशन उसकी पढ़ी थी, जिस तरह का हमने देखा था कि इस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, हमने बेसिकली देखा था कि किस तरह का स्ट्रैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है इनका क्रोमोसोम्स का, कुछ ऐसे करके एक एक्स टाइप का। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ये सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान अपेयर होता है, डिस्टिंक्ट होता है, विजिबल होता है। वरना यूजुअली जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती ना, आप समझ लीजिए क्रोमोसोम्स जो सारे होते हैं, जो सपोज हमारी बॉडी ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 46 जो क्रोमोसोम्स होंगे वो बिल्कुल एक गुच्छा सा बना हुआ सारा पड़ा होता है, जो ना माइक्रोस्कोप के थ्रू क्लियरली विजिबल होता है, और वो बिल्कुल भी प्रॉपरली जो इनका स्ट्रक्चर होता है ना अपेयर नहीं होता यूजुअली, अगर सेल डिवीजन नहीं हो रही है तो। अगर सेल डिवीजन होती है तो तब जाके हमें ये वाली जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का ये नजर आता है, वरना यूजुअली सेल जो होते हैं बिल्कुल एक समझ में गुच्छा पड़ा होता है, उसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कितने क्रोमोसोम्स है, कैसे पड़े हुए हैं, क्या शेप है, क्या स्ट्रक्चर है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे। और सेल डिवीजन के दौरान वो बिल्कुल क्लियरली अपेयर होते हैं ये। अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, उसके अटिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स कॉल्ड क्रोमेटिड्स। एक जो क्रोमोसोम होता है, हमने इसके बारे में पढ़ा भी था क्रोमेटिड्स के बारे में पिछले लेक्चर में थोड़ा सा, कि एक जो टिपिकल क्रोमोसोम होता है बेसिकली 2 आर्म्स पे 2 स्ट्रैंड्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसी में ही एक, और उन दोनों आर्म्स को एक मतलब क्रोमेटिड्स कहते हैं। ओके, एक जो सिंगल, ये क्रोमेटिड्स के बारे में थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो ये जो 2 स्ट्रैंड्स बन रही है, इससे एक सिंगल स्ट्रैंड को क्या कहेंगे, क्रोमेटिड कहेंगे। ओके, विच आर अटैच्ड टू द सेम पार्ट कॉल्ड सेंट्रोमेर। अटैच दोनों इकट्ठे होते हैं, ठीक है, लेकिन बीच में जो है एक थोड़ा सा इनके ये देखें, ये क्रोमोसोम है ना, ओके, बीच में ना एक पार्ट होता है जो उन दोनों को अटैच कर रहा होता है, वो पार्ट ये सेंट्रोमेर होता है। सेंट्रोमेर का बेसिकली यही काम होता है, सेंट्रोमेर ने जो होता है दोनों क्रोमेटिड्स को इकट्ठा जोड़ना होता है, अटैच करना होता है, और इस तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। The number of chromosomes is specific and constant for every kind या species of organism। के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो फिक्स होते हैं हर ऑर्गेनिज्म के, हर स्पीशी के। ह्यूमन बीइंग के 46 हैं, तो हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो हर डिफरेंट स्पीशी के डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, और ये फिक्स होते हैं हर उसमें।
ओके अब थोड़ा सा क्रोमोसोम को फर्दर देख रहे हैं इन जनरल बॉडी सेल्स या सोमैटिक सेल्स। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के रेगुलर सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी जिससे मिलकर बनी होती है, जो सारे सेल्स होते हैं। दो क्रोमोसोम अकर इन पेयर्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखें, गौर से सुनिएगा। जो सोमैटिक सेल्स हैं, जो बॉडी सेल्स हैं, उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, जो कि हमने पढ़ा था। पढ़ा तो खैर शायद नहीं था अभी हमने ये वाली चीज। क्रोमोसोम्स यूजुअली हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली 23 के 2 पेयर्स में होते हैं। ये 2 पेयर्स बने होते हैं, मतलब 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, जो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं यूजुअली क्रोमोसोम्स हमेशा जो पाए जाते हैं यूजुअल नॉर्मल सेल्स में। बट द गैमीट्स, स्पर्म्स और एग्स और स्पोर्स, प्लांट्स में स्पोर्स और जो लिविंग और बाकी ऑर्गेनिजम्स में गैमीट्स जो होते हैं विच आर फॉर्म बाय मियोसिस, जो कि मियोसिस की वजह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं गैमीट्स, ठीक है। गैमीट्स किस, ये चीज याद रखनी है, हमने मियोसिस में ये चीज पढ़ी थी ना, जो गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है वो बेसिकली मियोसिस की वजह से फॉर्मेशन हो रही होती है। बॉडी सेल्स होते हैं जो कि गैमीट्स को फॉर्म करते रहते हैं और गैमीट्स की फॉर्मेशन भी चलती रहती है और उसको जो है वो मियोसिस के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। और एक यस मियोसिस के थ्रू हो रही थी। कंटेन 1 मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर। तो हमने देखा यूजुअल जो क्रोमोसोम्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, उसमें 23 पेयर्स हैं, ठीक है। पेयर्स की फॉर्म में टोटल 46 क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं। लेकिन गैमीट्स में क्या होता है, 23 क्रोमोसोम्स होंगे। हमने पढ़ा था ना कि गैमीट्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ होते हैं यूजुअली। ये बस याद रखने के गैमीट्स में हमेशा हाफ होते हैं, तो वो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में पड़े होते हैं, पेयर्स में नहीं होते। ये चीज याद रखिएगा, एक सिंगल स्ट्रैंड होता है जो कि एक गैमीट्स में पड़ा होता है, लेकिन जो है पेयर्स में नहीं होते। 23 क्रोमोसोम्स होंगे जो सिंगल सिंगल पड़े होंगे, जबकि बॉडी सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में क्या होगा, 23 क्रोमोसोम के पेयर्स होंगे और टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ओके ये चीज, ये डिफरेंस हमेशा याद रखना आप लोगों ने। यहाँ इसी तरह आगे एग्जांपल दी हुई, फॉर एग्जांपल इन मैन, ह्यूमन बीइंग, मैन, वुमन, एवरीवन, ओके, every somatic cell has 46 chromosomes in the form of 23 pairs, okay। हर आदमी में, हर ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स में, बट एवरी स्पर्म और एग सेल हैज 23 क्रोमोसोम्स, जो सिंगल 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 स्ट्रैंड्स पड़े होते हैं, डबल नहीं होते हैं, याद रखिएगा, ओके। ये बेसिस ऑफ हेरिडिटी था। Okay, so now the figure, I think it is figure 2.3, yes, chromosomes, genes and DNA. ये पिक्चर है जिसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, क्रोमोसोम, जीन्स एंड डीएनए का रिलेशनशिप बताया हुआ है। ये यहाँ पे एक पूरा सेल है, ओके, दिस इज द सेल, ये कोई भी जनरल सेल है। इसके सेंटर में क्या है, ये वाली चीज न्यूक्लियस है, ओके। अब न्यूक्लियस के अंदर आप देखें थोड़े छोटे छोटे से एक्स टाइप के डबल उसके एक्स टाइप के स्ट्रैंड्स पड़े हुए ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया हुआ है इस वाले पार्ट में, ये क्रोमोसोम है, कलेक्टिव पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम का ये जो सेंट्रल पार्ट है जो 2 स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ रहा है वो क्या है, सेंट्रोमेयर है। और ये जो सिंगल स्ट्रैंड है कलेक्टिवली उसको एक क्रोमेटिड कहते हैं। तो बेसिकली एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स हुए, 2 क्रोमेटिड्स हुए एक क्रोमोसोम में, ओके। अब क्रोमोसोम के ऊपर ये थोड़ा सा उन्होंने दिखाया हुआ है कि क्रोमोसोम के ऊपर हम देखा था 2 चीज होते हैं, डीएनए और प्रोटीन्स। अब ये डीएनए का, क्योंकि हम यहाँ पे हेरिडिटरी मटेरियल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डीएनए को ही देख रहे हैं। तो ओके ये जैसे एक स्टैंड पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, यहाँ से स्ट्रक्चर है उनको उन्होंने थोड़ा सा दिखाया हुआ है। ये जो पूरा इस तरह का लेडर टाइप स्ट्रक्चर है ये डीएनए है, ओके। और डीएनए पे सपोज ये एक सेक्शन है, सपोज अगर मैं इन्होंने यहाँ, ये एक सेक्शन है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक जीन है। अगर ये दूसरा सेक्शन है तो ये दूसरा जीन है, और ये अगर ये एक सेक्शन है तो ये तीसरा जीन है। तो इस तरह से जीन्स डीएनए के ऊपर पड़े हुए होते हैं और ये रिलेशनशिप होता है। अगेन रिवाइज कर रही हूँ, सबसे पहले एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, ओके, जो कि इस तरह के स्ट्रक्चर में होते हैं। क्रोमोसोम्स कंसिस्ट कर रहे होते हैं एक सेंट्रल पार्ट सेंट्रोमेयर के पे और 2 क्रोमेटिड्स पे, ओके। देन उसके बाद क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए, और डीएनए के ऊपर हर सेक्शन को एक डीएनए के ऊपर जीन्स, और हर एक सेक्शन एक डिफरेंट जीन, हर डिफरेंट हेरिडिटरी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। Okay, so there is for your information box on page number 24. Okay, so इस info box में अब ये दिखाया हुआ है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बताए हुए हैं यहाँ पे इस info box में कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कितने कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मैन में, एक ह्यूमन बीइंग में 46, मेज में जो मकई होती है उसमें 20, मंकी में 48, अनियन में 16, कैट में 30 एंड पी में
14। ये आपको लर्न भी करने वाली इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों की कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कितने कितने होते हैं. ओके ओके, सो देयर इज मिनी एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ पेज नंबर 24. इस मिनी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन. एक फिगर दी हुई है, दोनों उसमें कहा हुआ है कि आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. सबसे पहले फिगर देखते हैं. एक फिगर दी हुई है बेसिकली फ्रूट फ्लाई की, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. ओके, वंस अगेन प्रोनाउंस कर रही हूँ, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको यूजुअली फ्रूट फ्लाई भी कहा जाता है. बेसिकली आम मक्खी होती है, जो आम हमारी आम हाउस मक्खी होती है, उसी की फैमिली से बिलोंग करती है, उसी की एक टाइप, एक उसी की कह सकते हैं, उसी की स्पीशी उसी की के अंडर आती है, उसी की फैमिली से बिलोंग करती है. और मोस्टली फ्रूट फ्लाई को यूज किया जाता है रिसर्चेस वगैरह में, साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए यूज किया जाता है ये फ्रूट फ्लाई को. ओके, तो यहाँ पे एक इमेज दी हुई है एडल्ट फीमेल फ्रूट फ्लाई की, और ये एडल्ट मेल फ्रूट फ्लाई की इमेज दी हुई है. देन नीचे उन्होंने बताया हुआ क्रोमोसोम्स इन सोमैटिक सेल्स ऑफ ड्रोसोफिला. जो सोमैटिक सेल, जो रेगुलर बॉडी सेल्स हैं, उनके क्रोमोसोम्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है. फीमेल एडल्ट फीमेल के हैं ये क्रोमोसोम्स रेड वाले, एंड देन ब्लू वाले एडल्ट मेल के क्रोमोसोम्स हैं. अब इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, इनके क्रोमोसोम्स को. हम अगर गौर से देखें तो इसमें 4 पेयर्स बने हुए. नंबर 1 पेयर, देन नंबर 2 पेयर, जिसको उन्होंने 2 यहाँ पे कहा हुआ भी है. ओके, देन नंबर 3 पेयर ये वाला, एंड देन नंबर 4 पेयर जो सेंटर में छोटे से 2 क्रोमोसोम्स है. तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे क्रोमोसोम्स बताए हुए. इसी तरह से सेम विद द एडल्ट मेल. ठीक है, क्रोमोसोम्स एडल्ट मेल के क्रोमोसोम्स में भी बिल्कुल ऐसे ही 4 पेयर्स बने हुए. अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है. व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सोमैटिक सेल ऑफ ड्रोसोफिला. तो ड्रोसोफिला के आप सोमैटिक सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपने पहले तो बताने हैं कि कितने हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अगर हम यहाँ पे नोट करें तो आपको बहुत अच्छे से काउंट करें तो आपको पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. बेसिकली 4 पेयर्स हैं, तो इट मींस 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है. तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. आप लोगों ने इसका आंसर आगे लिखना है. देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गैमीट्स ऑफ ड्रोसोफिला. अब ये आपको खुद सोचना है. ऊपर हमने अभी बहुत डिटेल में पढ़ा कि क्रोमोसोम सोमैटिक सेलों में और गेमीट्स में क्या डिफरेंस होता है. सोमैटिक सेल्स में जितने होते हैं उससे हाफ गेमीट्स में होते हैं. सो अगर सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स 8 हैं, सो गेमीट्स में कितने होंगे? 8 का हाफ, क्योंकि 8 है ना सोमैटिक सेल्स में, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? 4. तो यहाँ पे आप लोगों ने इसका आंसर 4 करना है. वो आप लोगों को समझ आएगी कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया. छोटी सी मिनी एक्सरसाइज थी एक एग्जाम्पल के तौर पे. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए. इस मॉडल में हमने देखना है कि इनका वाटसन एंड क्रिक मॉडल क्या था डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह का है. वाटसन एंड क्रिक बेसिकली बायोलॉजिस्ट थे दोनों, जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में एक पेपर जो था इस पर रिसर्च की थी, डीएनए के स्ट्रक्चर पर. पेपर जो था वो पास किया था, मतलब पब्लिश किया था रिसर्च पेपर, और उसमें उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था, जो कि इमेज में यहाँ पे बना हुआ है, कुछ इस टाइप का था. हमने फर्दर डीएनए के स्ट्रक्चर को देखना है. देखते हैं इस टॉपिक में कि क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, डीएनए किस तरह का बना होता है, उन दोनों ने क्या प्रपोज किया था. इवन इनको इस पे डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज करने पे जो था, डीएनए का स्ट्रक्चर पे, इस पे स्टडी हुई, ये स्ट्रक्चर पे, इस मॉडल पे डीएनए के नोबेल प्राइज पे मिल चुका है इनको. ओके, तो इनके स्ट्रक्चर के, इनके मॉडल के अकॉर्डिंगली ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. इनके अकॉर्डिंगली डीएनए का मॉडल के अकॉर्डिंगली, वाटसन के मॉडल ऑफ डीएनए के अकॉर्डिंगली, हर डीएनए मॉलिक्यूल जो है थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट से मिलकर बना है, जिनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. ओके, अब न्यूक्लियोटाइड्स 4 टाइप्स के होते हैं डीएनए के अंदर. कौन कौन से होते हैं? एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, थायमीन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड एंड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड. ये 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, डीएनए के अंदर. और अकॉर्डिंग टू वाटसन क्रिक द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली डीएनए मॉलिक्यूल जो है 2 स्ट्रैंड्स से मिलकर बना है, जिनके बीच में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. थोड़ा सा इसको देखते हैं. हमने पहले तो इस न्यूक्लियोटाइड्स पे बात करते हैं. मैंने आपको बताया कि थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स होते हैं न्यूक्लियो, जिनसे मिलकर एक जिनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. और डीएनए के एक मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिनसे मिलकर डीएनए मॉलिक्यूल बन रहा होता है. लेकिन बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स हैं क्या, किस तरह की उनकी कॉम्पोजिशन है, वो क्या चीज है, कोई केमिकल है, कोई क्या चीज है वो बेसिकली. तो न्यूक्लियोटाइड्स आप एक तरह से सिंपल, बहुत एक सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक कंपाउंड होते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला इंक्लूड किया है एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड का, विच इज C5
H5 एंड N5 यहाँ पे बुक में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप लोग को समझ आए कि केमिकल कॉम्पोजिशन इनकी किस तरह की होती है, आप लोग को पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। सिर्फ आपने साइंस को कभी भी ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, आपको उसका अंदर से लॉजिक पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सिर्फ आपको ये ना पता हो कि डीएनए के में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली है क्या। एक तरह के कंपाउंड्स होते हैं कार्बन, जिसमें 5 कार्बन के एटम्स हैं, 5 हाइड्रोजन के एंड 5 नाइट्रोजन के। तो इसी तरह से थायमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन का भी फॉर्मूला होता है। इन तीनों में ऑक्सीजन भी होती है, बस एडिनाइन में नहीं होती। तो खैर ये इस तरह से कंपाउंड्स होते हैं। ओके, फिर जो कि इनके अकॉर्डिंगली अब बात करते हैं इस लास्ट वाली पॉइंट की। अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि बिल्कुल एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक तो स्ट्रैंड ये आ रहा है इस तरफ से, और दूसरा स्ट्रैंड इस तरफ से ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये 2 स्ट्रैंड से मिलके बना होता है। फिर उसके बाद the two strands of DNA are linked to each other by cross bands like a ladder, कि एक सीढ़ी की तरह ये 2 स्ट्रैंड्स आपस में जा रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे सीढ़ी लग रही होती है। अब बीच में ये जो कलरफुल चीज है ये क्या है, बेसिकली यही है जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं बीच में, ये जो आपको नजर आ रही है कलरफुल सी। और न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा जो बीच में प्रेजेंट होती हैं वो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे इन्होंने कलर्स के थ्रू बताया हुआ है, जो पर्पल कलर है दैट इज थायमीन, ग्रीन कलर इज एडिनाइंस एंड ऑरेंजिश और ब्राउनिश कलर इज साइटोसिन एंड देन लाइट ब्लू कलर इज ग्वानिन। तो ये इन्होंने कलर्स के थ्रू ये इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कलर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है। और फिर देन आप देखें ये हमेशा जो है पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और इनकी पेयरिंग किस तरह से होती है आप फर्दर डिटेल आगे मैट्रिक में पढ़ेंगे बायोलॉजी में, लेकिन ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं हमेशा। एक जैसे यहाँ पे फर्स्ट हम पेयर को देखते हैं, जो सबसे फर्स्ट स्ट्रैंड पे ये वाला बिल्कुल फर्स्ट पेयर, दैट इज एक पर्पल है और एक ग्रीन है। पर्पल इज थायमीन एंड ग्रीन वन इज एडिनाइन यस। तो ये इन दोनों से मिलके ये एक पेयर बना हुआ है। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और साइड पे ये स्ट्रैंड होते हैं, ये जो येलो कलर से प्रेजेंट किए हैं। अब ये स्ट्रैंड्स होते क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली शुगर होती है एक तरह से, जिसने इनको एक न्यूक्लियोटाइड से साथ मिलके और एक क्लोज जो है एक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, एक लेडर टाइप स्ट्रक्चर की तरह से ये मॉलिक्यूल कंप्लीट कर रहे होते हैं डीएनए का। और हमने जीन्स देखा था, तो हो सकता है ये एक सेक्शन जो है ये एक जीन हो, नीचे वाला ये एक जीन हो सकता है ये वाला ये एक हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल कर रहा हो, ये दूसरा तीसरा सेक्शन ये तीसरा जीन हो। इस तरह से फर्दर एंड सो ऑन ये जीन्स के इस तरह से चलते रहते हैं। वन मोर टाइम थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ। डीएनए मॉलिक्यूल थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स जो उनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। इधर हमने देखा न्यूक्लियोटाइड्स 4 टाइप्स के होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, एक तरह की कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी होती है, बाकी तीनों में, एक में नहीं होती। खैर इस तरह की कंपाउंड्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि 2 स्ट्रैंड्स की फॉर्म में ये जो होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म हुए हुए होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स हमने देखा हमेशा पेयर्स में होते हैं। 2 स्ट्रैंड्स एक लेडर टाइप स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह का क्रॉस बैंड्स होते हैं। देखिए ना क्रॉसिंग हुई हुई है, यहाँ से बिल्कुल क्रॉस हो रहे हैं, बड़े एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर लग रहा है इसे देखने में। तो ये जो होते हैं लेडर टाइप स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, इस तरह से डीएनए प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और ये मॉडल, ये वॉटसन एंड क्रिक मॉडल इसको कहा जाता है। वॉटसन एंड क्रिक 2 बियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इस पर स्टडी की थी, और इसको उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इन्होंने ये इसका जो था बताया था कि इस तरह का रिसर्च के बाद किस तरह का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। Okay class, so this is our today's lecture. We studied about the basis of heredity, and also we studied about the Watson and Crick model of DNA. I hope आप लोग को समझ आई होगी, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हेरिडिटी किस बेस पे हो रही होती है, जीन्स क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन, ये सब हमने बहुत डिटेल में आज के लेक्चर में देखी। Now it is a diary to draw figure 2.3 and 2.4 on your copies. To figure 2.3 is the figure of the chromosomes, genes and DNA, and figure 2.4 is the Watson-Crick model of DNA. Okay, so that's all for now. Thank you everyone, take care of yourselves. Allah Hafiz.